हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। तो अपना जो लास्ट कार्यक्रम चल रहा था वो हिमालय हमने शुरू करवा दिया था, जो कि एक भौतिक प्रदेश था, और इसमें सबसे पहला पार्ट करवाया था और जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें मैंने आपको रिटर्न में भी लिखवा दिया था। क्या रिटर्न में लिखवा दिया था? क्या इसको, है ना? काराकोरम हो गया था, लद्दाख भी हो गया था, जास्कर भी हो गया था, है ना? शायद देखना काराकोरम ही रिटर्न में लिखवाया था, लद्दाख नहीं लिखवाया था। काराकोरम ही लिखवाया था ना? हाँ, काराकोरम के अंदर भी लास्ट, जैसे कि अगर आपको, जैसे कि रिपीट करते हैं छोटी सी बात, 3 श्रेणियां थी। इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन से हिमालय कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ऊपर वाली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बताइए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम? क्लियर? और जो कितनी है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची। अच्छा, फीट में लिखूं, इंच में लिखूं, किस में लिखूं? हमेशा कोई भी हाइट जो होगी वो मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर में। राइट? चलिए, इसमें एक दर्रा भी था, एक पास भी था, और उसका नाम क्या है? कारा पास बोल दो या फिर दर्रा, PASS, या फिर क्या बोल दो? दर्रा। इसी चीज को राजस्थान में नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाल। कल मैंने बताया था। और यहां पर एक चोटी जो लद्दाख की है, राका कोसी। क्लियर? और यहां पर एक दर्रा था जिसका नाम था खार डुंगला दर्रा। ठीक है? और ये खार डुंगला दर्रा जो है वो लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख के अंदर है। राइट? यहां की सबसे ऊंची चोटी जो इधर की तरफ ना होकर के इधर की तरफ है, और इसका नाम है कामेट। क्लियर? यस। कामेट की हाइट है 7756 मीटर, जो कि आज मैं लिखवाऊंगा। और राकापोसी की जो हाइट है वो है 7788 मीटर। 3 ऊंची चोटियां। इसके अंदर एक पास है, और इस पास का नाम है फोटुला। जो पहाड़ी इलाका ऊपर वाला, लद्दाख वाला, उत्तराखंड वाला और सिक्किम, इन क्षेत्रों के अंदर दर्रों को लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाह। ओके, लाह बोलते हैं इसको। और इन ला का प्रयोग, जैसे कोई भी नाम, तो इनमें से क्या तो आंसर उत्तराखंड होगा और क्या आंसर जो है हिमाचल प्रदेश वाला इलाका होगा या लद्दाख वाला इलाका होगा। ठीक है? तो ला बोलते हैं। जब बहुत सारे दर्रे, अभी हिमालय कंप्लीट कराने के बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको हिमालय के प्रमुख दर्रे, और एक टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे तो ज्यादा नहीं है, गिनती के कोई 3 से 4 दर्रे हैं, सिर्फ 3 से 4 दर्रे। ठीक है ना? यस, वो सारी बातें उसके अंदर हो जाएगी। ठीक है? यस। जिन्हें आप वहां पर प्रायद्वीपीय भारत में उनको कहते हैं घाट। क्या कहते हैं? घाट। ठीक है ना? जैसे भौर घाट, कईयों ने नाम सुना हो, थाल घाट सुना है क्या आपने? यस यस। ऐसे जो दर्रे हैं वो नीचे की तरफ हमारे प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। राइट? चलेगा। तो लास्ट हमने बात जो है यहां तक खत्म करी थी, और वो चर्चा की थी हमने काराकोरम तक। काराकोरम में कुछ जो है हिमनद पाई जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिमनद। हिमनद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और इन्हीं ग्लेशियरों के नीचे तलहटी से नदियों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, हिमनद बर्फ से ढके हुए पर्वत व चोटियां, इनके
ढाल तल से नदियों का जन्म होता है। नदियां किससे भरी हुई होती हैं? जल से भरी हुई, पानी नहीं। जल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक खारा पानी और एक चीनी पाई जाती है, उसमें है मीठा पानी। नहीं, सब गलत। पीने योग्य पानी। वाह, अच्छा नहाने योग्य अलग है फिर इसका मतलब? धोने योग्य अलग? कपड़े धोने की बात कर रहा हूं, नालायक ध्यान रखना। धोने योग्य अलग है, बताओ क्या कर रहा है? ओ माई गॉड, कठोर जल। अच्छा भैया, कठोर जल कैसा होता है? मतलब गले में अटकता है, कठोर लगता है, तो कैसा होता है? वाओ, आया ना बहुत जो बोलो। शुद्ध जल, वाह क्या बात है, शुद्ध जल। उपयोग योग्य जल, क्या बात, वाह, उपयोग योग्य। ठीक है, मतलब बगल में, हमारे घर के बगल में एक गंडकड़ा रहता है रोड पर, उसका जल अलग होगा, हम गंडकड़ों का जल अलग होगा, तुम गंडकड़ों का जल अलग होगा, वो उपयोगी है। गलत। और बोलो, और बोलो। जल, चलो खारा पानी तो बोले सब खारा पानी, ठीक है। अब बोलो, आ रहा है जवाब? आ रहा है। मिश्रित जल है, स्वच्छ। कितनी बार बोलोगे स्वच्छ जल हो गया? मैं बता देता हूं, कोई बात, बस मैं बता देता हूं, अब चर्चा मत करो ज्यादा। जल दो प्रकार का होता, खारा पानी और दूसरा आपने बोला मीठा पानी। मीठा पानी से समझने के लिए, मीठा पानी मतलब पीने योग्य पानी। बोरिंग की बस आप खारा पानी की बोर हुई थी, तो ये तो साहब मीठे पानी की बोर हुई। मीठा पानी का मतलब होता है ताजा पानी। कैसा पानी? फ्रेश वाटर। क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर, ताजा पानी। फिर इसको स्वच्छ जल, उपयोग जल, पीने योग्य जल, धोने योग्य जल, नहाने योग्य जल, नहीं समझा मेरे पास? ढांडे योग्य जल, गड़गड़े योग्य जल, कुछ भी हो सकता है। डायनासोर योग्य जल, पड़ोसन योग्य जल, दुश्मन योग्य जल, वो तुम कुछ भी बोलो भले, सिर्फ ताजा पानी। ताजा पानी के सोर्स सिर्फ दो हैं स्थल पर, क्या तो हिमनद, क्या तो हिमनद, या फिर क्या होगी? नदियां। और नदियां ही आगे जाकर के जलाशयों का निर्माण करती है। जैसे कोई नदी, क्या तो वो किसी झील में गिरेगी, इसके बगल में कोई झील है, लेक, तो लेक जो होगी, अगर नदी द्वारा लेक बनी है तो कैसे जल की होगी? कंफ्यूज ना हो तो मीठा पानी भी लिख सकते हैं हम लोग, ये तुम्हारी भाषा के लिए। जबकि ज्योग्राफी अगर हम पढ़ने योग्य भाषा बोले और एक्चुअल शब्द बोले, दीदी पैर नीचे, है ना, जागरने में नहीं आए कि दोनों पैर पसार रखे आप, है ना। ताजा पानी, मीठा पानी। अगर झील इसके पास में होगी, किसके पास? नदी के पास, तो वो झील कैसी होगी? ताजा पानी। अगर नदी के पास नहीं है, कोई अलग थलग पड़ी है, तेती सागर का अवशेष है, कच्छ की रन से जो है हवाएं उड़ करके लवण का निर्माण करती हैं, या नीचे मिट्टी के अंदर केसिका तत्व पाया जाता है, तो जल को कैसा कर देगा? खारा कर देगा। कैपिलरी एक्शन, उसको कैसा कर देगा? खारा कर देगा। तो ये चीजें, तो वो खारा पानी होता है जो पीने योग्य नहीं होता, और एक मीठा पानी जो पीने योग्य ताजा पानी। ताजा पानी के दो ही सोर्स हैं, क्या तो हिमनद है या फिर क्या होंगी? नदियां। और नदियां ही आगे जाके लेक्स का निर्माण करती हैं, मीठे पानी की लेक्स। और जिनको आसपास के शहरों के अंदर किसी, अगर मान लीजिए कहीं पर होती है ये लेक्स, किसी राजा ने बनवाई हुई होती है, कोई भी आपातकाल के समय अकाल राहत झील होती है, तो वो सब हो जाती है। जैसे आना सागर हो गई, पिछोला झील हो गई, अजमेर में आना सागर है, हमारे उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, हमारे जयपुर के अंदर मान सागर है। अच्छा, मान सागर, मैंने एक शब्द लिखा मान सागर, ओ माई गॉड, सीईटी के अंदर भी आएगा। कोई मुझे बताएगा वेयर इज मान सागर? इस क्लास में कितने लोगों ने मान सागर झील देखी है जयपुर की? अच्छा, जयपुर घूमने कौन कौन गया? जिसने आमेर किला देखा हो, कौन कौन गया? वाह, तो अगर आपने आमेर किला देखा तो आपने मानसागर भी देखी होगी। आप सोच रहे हो मानसागर बोला, आमेर किले के बाहर जो पानी भरा हुआ है वो तो माउठा है। माउठा मतलब आसपास के वर्षा का जल उसमें डलेगा तो
उसके अंदर जो ऊपर किला है, जो कि ऊपर 8-9 मंजिल तक बना हुआ है, तो उसके अंदर पानी जो है धीरे धीरे यानी कुंड बना दिया जाता था, फिर उसके ऊपर एक और कुंड बना दिया जाता था। ऊपर किला है पहाड़ के ऊपर, यहाँ पे माउठा भरा हुआ है, तो एक कुंड बनाएंगे, फिर एक कुंड बनाएंगे, लोग पानी इसमें डालते थे, फिर इससे इसमें डालते थे, इससे डालते थे इसमें, फिर ऊपर जाकर किले में पानी पहुंचता था। पहले मोटर की व्यवस्था नहीं थी। देखना माउठा के पास में इस प्रकार से वो बना हुआ होगा साइड के अंदर, क्लियर। वो बीच में जो बना वो तो केसर क्यारी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो किसी और राजा ने बनाई थी। वो सोच रहा था कि भाई जो किला है इसके अंदर मखमल के हमने पर्दे लगा दिए जिनके अंदर से हवा छन करके आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, तो क्यों ना ऐसी हवा आए जो सुगंधित हो, तो केसर की क्यारी लगा दी। अब केसर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पैदा होता है, और वो भी जो पैदा होता है वो करेबा घाटी में पैदा होता है। जैसे कि कल अपन ने एक डायग्राम बनाया था, जो हमने ये डायग्राम बनाया था, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जो बच्चे कल भी आए थे वो कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, जो सोचे ले चलो आज तो छुट्टी मार लेते हैं बाकी सब लोगों की, वो फिर स्किप कर गए कई चीजों को। अगर ये नोट्स जो मैंने कल ऐसे लिखा है, अगर कोई उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, क्लास में 70 बातें नहीं की गई थी। ये बातें मैं लिखूंगा थोड़ा ना, ये बातें तो आपकी जानकारी के लिए, आगे का बेस तैयार करने के लिए। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि इस बोर्ड पर कोई भी बकवासबाजी नहीं चलेगी। अगर मेरे को आरएस के लिए यहां पर बुलाया गया है तो इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरी मजाक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं बात करता हूं सिर्फ सिलेबस अकॉर्डिंग मजाक करता हूं। मेरे पास में कोई उलझुल जुलूल, मेरे पास में कोई कहानी नहीं होती, कोई किससे कहानी नहीं होती, कोई सारियां नहीं होती है। वो सिर्फ मैं सेमिनार वगैरह मेरे वहीं पे करता हूँ, सिर्फ अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं ये आदमी हूँ। और आप मेरे लंबे समय तक साथ हैं तो मुझे रोज रोज कहानी किससे सारियां करने करके आपको मंत्रमुग्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे कंटेंट से आपको मंत्रमुग्ध कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि हाँ भाई दैट इज इनफ। तो प्यारे बच्चों लगातार आप आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो आपने काराकोरम बनाया था, ये आपने लद्दाख और ये जास्कर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसका यहां पर ही पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ही एक घाटी है जिसका नाम है करेवा घाटी। कौन सी घाटी? आसपास के ग्लेशियरों से नदियां, अस्थायी धारा, इनका पानी अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आता है और ऊपर का ये पूरा एरिया बना, और इस एरिया के अंदर जो है काफी उपजाऊपन है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, मौसम क्लियर रहता है, ना सूर्य का ज्यादा प्रकाश ना कम प्रकाश, ना ज्यादा जल ना कम जल, ना ज्यादा वर्षा ना कम वर्षा, ना अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी ना कम उपजाऊ मिट्टी, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ऐसा मौसम रहता है। तो रहने की वजह से ये घाटी, इसी घाटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी पैदावार होती है? केसर एक मसाला है। केसर क्या है? मसाला। मसाला मतलब वो पान मसाला मत समझना आप, दाने दाने में केसर का दम, वो वाला नहीं। आपने ऐड देखते दाने दाने में केसर का दम, बताओ 5 रुपए की पुड़िया के अंदर ये केसर जिसकी रेट है मात्र 2.5 लाख रुपए केजी, पर केजी 2.5 लाख रुपए का है। तो तुम सोच रहे हो लो साहब अब तो केसर की खेती करने चलेंगे, नहीं हो पाएगी तुमसे। लावणियों में तुम्हें जोर आ जाता है, जो कि अब तुम जनवरी फरवरी में करोगे नहीं, समझा मेरी बात? ये जो बाजरे की आपने लावणी करी होगी उसमें जोर आ जाता है। इसका करने का सिस्टम बहुत अलग होता है, गंभीर होता है, पुश्तैनी लोग ही करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सिर्फ केसर एक मसाला है। मसाले 2 प्रकार के होते हैं, आपकी सब्जी में डालते हैं आप लोग। एक होता गरम मसाला, एक क्या होता है, और एक होता है मसाला, ठंडा मसाला नहीं होता। गरम मसाले के पैदावार के लिए केरल के अंदर बड़ी इलायची, डोडा, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इन सब की, जावित्री, स्टार एनिस, इन सब की जो पैदावार होती है, जो सब्जी बनाने के बाद में आधे से चम्मच, और राजस्थान का आदमी जो है बहुत कम खाता है गरम मसाला, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है जलवायु कैसी है, गर्म है, और ज़्यादा गर्म अगर मसाला खाएंगे तो दोनों तरफ से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उल्टी भी और, समझ रहे हो मेरी बात? यस। तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं होती। केरल वाले इलाके के अंदर गरम मसाले की पैदावार होती है और भारत इसका व्यापार करता था। तो सब्जी के बाद में जो वो डाला जाता है, आधी सी चम्मच, 1 चुटकी, 2 चुटकी, समझा मेरी बात? वो, या फिर बात करें कि भाई चाय बनाते वक्त जो हम मसाला डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं, उसमें 1 लौंग डालते हैं। ज़्यादा लौंग डाल दी तब भी कार्यक्रम खराब हो सकता है, ज़्यादा काली मिर्च डाल दी तो देखना आपने वो कठोर जल बन जाएगा। नहीं समझा मेरी बात? यस, क्लियर?
सर्दियों में हम लोग या राजस्थान के आदमी काढ़ा बना करके, राजस्थान का आदमी तो हर चीज में अपना जुगाड़ू देखता है कि नहीं देखता, हर चीज का उपयोग करना जानता है वो। अब सर्दियों का जैसे बारिश का मौसम था, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अब थोड़ा सा गर्मी है तो चलो छाछ दही का प्रयोग कर लेगा, लेकिन जैसे बारिश शुरू होती है छाछ दही का प्रयोग नहीं करता वो उस समय बनाता है खाटो। क्या बनाता है? खाटो। यानी छाछ दही के अंदर वो बेसन डालता है। क्या डालता है? बेसन। राजस्थान में चने की पैदावार ज्यादा होती है, चने को बोरियों में भर के रख नहीं सकते, इसलिए चने को पिसवा दिया जाता है, ताकि क्योंकि चने को बोरियों में भर के रख दिया तो पहली फसल जिसके अंदर सबसे ज्यादा जल्दी जो है कीड़े लग जाते हैं, गुण लग जाता है, वो कौन सी है? चने। तो चने को पिसवा दिया जाता है और पिसवा करके बेसन बना दिया, और उस बेसन के साथ में सांभर का नमक, जोधपुर की मिर्चें, उन सब का प्रयोग करके लहसुन वगैरह जिनकी पैदावार होती है, और भाई साहब उसको घोड़ा जाता है। और आज क्या बनाया? आज तुम्हारी मम्मी खाटो बनाई। एक्चुअल में इसको कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ी। बेसन छाछ में डाली जाती है वो कड़ी होती है, और खाटा एक्चुअल रूप से सेकाबाटी में, जो कि सर्दियों के समय छाछ में बाजरे का आटा, गाजर का मौसम होता है तो ऊपर का गजरा, खेत में लगा हुआ बथुआ, चीलवा, इनको ऊपर से काट करके डाला जाता है और फिर बनाया जाता है, या देसी ग्वार की फली वो डाली जाती है। क्लियर? और इसको बनाया जाता है और भर के ढंग से खाया जाता है, ताकि सर्दी वर्दी जुकाम सारा मामला क्या हो जाए? सेट। और जिनको भी कड़ी, तो ये मौसम जो मौसम परिवर्तित हो रहा है तो इस समय पिए खाटो, जो कि चोमू वाले कड़ी को खाटो बोलते हैं, नहीं समझे आप? जबकि हमारे कड़ी बेसन वाली होती है और बाजरे वाली जो होती है वो एक्चुअली वो शब्द खाटे का साग है। किसका साग? थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाता है, उसमें बाजरे के दाने भी डाले जाते हैं। क्लियर? कईयों के मुंह में थोड़ा पानी आ गया, नहीं समझे आप ये? तो ये गरम मसाला तो केरल में पैदा होता है, और सब्जी से पहले जो मसाला डाला जाता है दानाकड़ा, गरम मसाले की पैदावार के लिए कौन है सबसे ऊपर? केरल। केसर भी एक गरम मसाला। ओके, गरम मसाला। अगर केसर का सेवन ज्यादा कर लिया, जो डिब्बी को अगर ज्यादा हमने, जो डिब्बियों में मिलता है छोटे छोटे में, अगर उस ग्राम केसर को हमने ज्यादा खा लिया डाल करके, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। समझे आप मेरी बात? ये दोनों तरफ से कार्यक्रम चालू हो सकता है। तो ये गरम मसाला कम खाते हैं, तो हम लोग मसाला ज्यादा खाते हैं। मसाला मत नोट विमल पान मसाला। मैं जो सब्जी में पहले डाला जाता है वो राजस्थान नंबर 1 पर है। सब्जी के पहले सरसों का तेल। सरसों एक क्या है? मसाला, ना कि गरम मसाला। राइट? टमाटर। अच्छा, टमाटर की उपज के लिए और टमाटर की मंडी फेमस पूरे राजस्थान में कौन सी है? मैं आपको बता देता हूं, टमाटर की पैदावार सबसे ज्यादा जयपुर क्षेत्र में होती है, जयपुर ग्रामीण के अंदर। और यहां की एक सबसे बड़ी मंडी है जिसका नाम है मुहाना मंडी। जयपुर, अपने पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग मंडी है, जैसे आंवला मंडी, चोमू, समझा मेरी बात? यस। प्याज की मंडी सीकर, समझा मेरी बात? गेहूं की मंडी आपका अलवर वाला इलाका हो गया वो है। टमाटर की मंडी आपकी कौन सी हो गई? या आपका मुहाना मंडी जयपुर। ऐसे सब मंडी अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। आसपास के टमाटर जो है वहां पे पहुंचे। ठीक है? तो टमाटर, प्याज, प्याज हमारे यहाँ पे रेड कलर की प्याज, ठीक है, वो ज्यादा होती है। ठीक है? लहसुन, जीरा, राई, हींग छोड़ दीजिए। हींग जो है वो ना गरम मसाले में ना मसाले में। हींग अफगानिस्तान से जो है एक लिक्विड फॉर्म में आता है, यानी कि एक पौधा होता है जिसके ऊपर से पत्ते को काट दिया जाता है, उसके तने को काट दिया जाता है, तने के ऊपर जो एक दूध सा बनता है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलाए, मतलब 1 किलो लिक्विड लाया जाता है और उस 1 किलो लिक्विड से कम 50 किलो हींग तैयार की जाती है। वो 1 किलो जो लिक्विड होता है, लिक्विड प्योर, वो होता है लगभग 1 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 1 करोड़। उससे 50 किलो हींग तैयार की जाती है। तभी हींग की डिब्बी देखना इतनी छोटी सी आती है, 70-80 रुपए की आती है, जरा सी आती है कि नहीं आती? उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई गई है। अगर ओरिजिनल लिक्विड आपको सूंघने के लिए दे दिया तो शायद आप 2 दिन तक बेहोश रहेंगे। बता रहा हूं, आप नॉर्मल हींग की डिब्बी का अरोमा देखिए, आप अरोमा उसका देखो कितना भयंकर होता है। एक शब्द का प्रयोग किया अरोमा, आप मेरे को अंग्रेजी मत समझना। एक तो होती है खुशबू, एक होती है बदबू। वो खुशबू फूलों से आती है, बदबू जो है अपशिष्ट पदार्थों से आती है, और अरोमा होता है किसी चीज का। जैसे कोई सेंट लगा रहे, परफ्यूम अरोमा है। क्या है? अरोमा। एक विशेष प्रकार की महीन खुशबू, तो उसमें जो है एक खुशबू आती है, वो अलग चीज है ना। तो तेल हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, तरल पदार्थ। तेल के अंदर सोयाबीन तेल नहीं, सरसों का तेल, जितनी भी चीजें वो डाली जा रही हैं वो सबकी सब क्या है? मसाला। ओके, वो राजस्थान नंबर 1 पर है, और गरम मसालों में कौन है? केरल। तो जो करेवा घाटी जो है, यानी कि इस ट्रांस हिमालय के नीचे का एरिया, यहीं पर ही केसर की पैदावार ज्यादा होती है। केसर जो होता है वो
इसी जमीन पर लगता है करेवा घाटी के अंदर। इस प्रकार से इसका पौधा बहुत छोटा सा होता है और इसके अंदर जो है केसर की सिर्फ 3 कली निकलती है। कितनी कली? 3। और इसका पौधा यहां पे लगा दिया तो इसके 1 फुट दूरी पर ही इसका दूसरा पौधा लगाया जाता है। ठीक है, यस, इसका दूसरा पौधा लगाया जाता है और फिर वो पौधा, फिर उसके बाद में ऐसे। तो करेवा घाटी एरिया ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, प्लस इतने फुट की दूरी पर लगाते हैं, प्लस एक पौधे में से सिर्फ कितनी निकल रही है? ऐसा नहीं है कि लावणी कर ली जाती। लावणी का मतलब हो गया पूरी फसल को जड़ से काटना, लावणी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जैसे एक बार आंवले का पौधा लगा दिया, क्या आंवले का पौधा हर बार ही नया लगाएंगे क्या? हर बार उसके बाद नींबू का पौधा एक बार झाड़ी लगा दी तो हर बार आएंगे, या फिर हर बार काटेंगे उसको? हर बार नया आएगा, यानी एक बार लगा दिया तो हर साल। बील का पौधा ऐसे पौधा होता है। क्लियर? तो इस पौधे से हाथों से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? हाथों से लोग चुनते हैं और उसको इकट्ठा किया जाता है, सूख जाता है, सूखने के बाद में फिर, और 1 किलो की जो पैदावार जितनी पूरी मेहनत लगी है तो इसका लगभग 2.5 लाख रुपए किलो से शुरुआत होती है, फिर ये 10 लाख रुपए किलो तक होता है। हमारे जो यहां पर केसर निकलती है, इस केसर को बोलते हैं जाफरानी केसर। कौन सी केसर? जाफरानी केसर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में निकलती है। केसर का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है, ईरान के अंदर होता है और हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। कौन सी घाटी में पैदा होता है? करेवा घाटी। करेवा घाटी प्रसिद्ध है तो नीचे ऑप्शन आएगा किसकी पैदावार के लिए? तो क्या आएगा? केसर की पैदावार। क्या ये बात पहले पता थी क्या आपको? नहीं। क्लियर? तो ये सारी चीज, इसलिए अब इतनी सब कम पैदावार, डिमांड ज्यादा, तो जाहिर सी बात है उस चीज की रेट, महंगाई बोलो ज्यादा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है वो महंगा होगा ही होगा। ऐसा तो कल हमने यहां तक चर्चा कर ली थी सारी। जल खारा पानी या फिर ताजा पानी होता है, नदियां हमेशा ताजा पानी। हिमनद जो होते हैं, हिमनद से क्या निकलती है? नदियां, जो किसका स्रोत होती है? ताजा पानी। इसके पास में झील होती है, लेक होती है, वो ताजा पानी की होती है। या फिर किसी भी नदी के ऊपर, किसी भी नदी के ऊपर कोई डैम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है, कोई बांध बनाया जाता है, तो बहुत सारा पानी, ध्यान रखिएगा, उसके पीछे इकट्ठा होता है, जिसको जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? जलाशय। कभी आप किसी बांध की विजिट करना, जैसे कभी बीसलपुर को गया हो तो बीसलपुर का बांध और उसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ, तो वो भी एक प्रकार की झील होती है, उसको जलाशय कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा जलाशय किसी झील के पीछे बना हुआ है। ये जलाशय जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, क्योंकि बांध किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो बांध इंसान ने बनाया, कृत्रिम है, तो जाहिर सी बात है जलाशय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं। जबकि झीलें, कई झीलें कृत्रिम है, किसी राजा ने 50-60 हजार लोगों को लेकर के खुदवाया होगा तो वो हो गई आर्टिफिशियल, कृत्रिम लेक हो गई। और जैसे ढेबर झील वगैरह हो गई अपने उदयपुर की, नहीं, तो कोई ऐसी थी जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है झीलें, तो वो कैसी होगी? प्राकृतिक हो गई। झीलें भी 2 प्रकार की होती है, क्या तो खारे पानी की या फिर ताजा मीठे पानी की। क्लियर? ताजा पानी की। तो क्या तो किसी नदी के किनारे हो सकती है, या किसी नदी के ऊपर कोई बांध बना सकते हैं तो उसके पीछे पूरा जलाशय भर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलाशय है, जो कि आएगा आगे, मैं एक नदी पढ़ाऊंगा, गंगा की सहायक, जिसका नाम होगा सोन नदी। क्या नाम होगा? सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अंदर, रिहंद बांध, और उसके पानी, उसके पीछे जो पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा है, तो वो जलाशय सबसे बड़ा, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। किसी व्यक्ति का नाम है जो वहां के सामाजिक कार्यकर्ता रहे थे, उनके नाम से। कंफ्यूज पैदा ये करेगा कि एक बांध हो रहा जो हमारा सबसे बड़ा बांध है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, और जबकि नांगल बांध है वो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना? तो उसके पीछे जो पानी भरा हुआ है उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। क्या नाम है? वो बड़ा नहीं है, बड़ा है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र जिले के अंदर बना हुआ है, वो सबसे बड़ा। तो ये कृत्रिम, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। हमारे राजस्थान की बोले तो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जलाशय जो है किसी का, वो है राणा प्रताप सागर। क्या नाम है? सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा जलाशय वाला बांध, ये सारे नदियों के अंदर आएंगे, राजस्थान वाले के अंदर, उसमें अपन क्लियर करेंगे सारी बातें। ये मैटर इतना हैवी बनने वाला है आप लोगों के लिए, आपका एक प्रश्न कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस घर पे उसको बार बार रिपीट करते रहना और सिर्फ हाईलाइटर से उसको करते रहना, या फिर किसी पेंसिल से करते रहना, जरूरी नहीं किसी पेन से करते रहना। अपने नोट्सों को बहुत सुंदर बनाना ताकि उस कॉपी को बार बार खोलने का इच्छा करे।
क्योंकि ये नोट्स एक बार बनते हैं फिर दोबारा कभी नहीं बन पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये नदियों का स्रोत होता है, वो हिमनद से नदियां निकलती है। नदियां हमारे लिए और किसी बांध से भारत की बहुउद्देशीय परियोजना बनती है, यानी कि इस बांध से क्या तो कोई नहर निकलेगी जो पीने के पानी के लिए होगी, तो उसको बोलेंगे पेयजल। क्या फिर इस नहर से सिंचाई की जाएगी तो क्या हो गई सिंचाई परियोजना, या फिर यहां पर जो है यूनिट्स के अंदर बिजली का उत्पादन किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जाती है, यानी कि बांध के द्वारा बिजली का क्या किया जाता है उत्पादन। जब किसी बांध से सिंचाई, जब किसी बांध से पेयजल, जब किसी बांध से बिजली, इतने सारे उद्देश्य पूर्ति कर रहा है तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बोलते हैं? क्लियर? यस। तो जाहिर सी बात है ये इतने सारे, अब हमारे पास में पहले पानी का जो सोर्स था वो रामगढ़ बांध था। कौन सा बांध था? बांडी नदी अपना पानी वहां जल लेकर के जाती थी, रामगढ़ बांध। बांडी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसके अंदर कॉलोनियां कट के उसके अंदर शहर बस गए, तो जाहिर सी बात है पानी नहीं जाता तो यहाँ पर रामगढ़ बांध का पानी जयपुर में नहीं आता तो अब बिसलपुर से लेते हैं। हम कहां से लेते हैं? बिसलपुर, जो कि बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, टोडा रायसिंह कहां पर देवली टोंक के अंदर, तो वहां से ये पानी आता है पेयजल का। अगर नहीं आए तो जाहिर सी बात है पूरे जयपुर के अंदर जब पानी नहीं आता तो टैंकरों से पानी पहुंचता है, पानी का आकार मच जाता है भयंकर तरीके से। सोचिए हमारे लिए जल कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए नदियां कितनी इंपॉर्टेंट है। नदियां ही नहीं, हमारे लिए हिमनद कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब होता क्या जा रहा है, इंसान अपने स्वार्थ के लिए, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन हिमनदों को पिघाल रहा है, पिघलते हुए जा रहे हैं, डिफॉल्ट होते हुए जा रहे हैं, पूरे के पूरे मेल्ट होते हुए जा रहे हैं। मेल्ट होने का कारण सबसे बड़ा है ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह गैस। कोई बताएगा हरित गृह गैस कौन कौन सी होती है? CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, CFC, वेरी गुड, और वाटर वेपोर, जलवाष्प, ये सब के सब जो है क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें गर्म प्रवृत्ति की होती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसें होना जरूरी है पृथ्वी पर, नहीं हो तो भी नुकसान है, और ज्यादा हो गई तो भी क्या है? नुकसान। पहली बात तो देखो ग्रीन हाउस गैसें कैसे होती है? गर्म होती है। क्लियर? ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। 15 डिग्री सेल्सियस, ना ज्यादा गर्मी और ना ही ठंड, ऐसा औसत तापमान बना के रखती है। पृथ्वी को क्या रखती है? गर्म। अगर बोले एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर ग्रीन हाउस गैसों को पृथ्वी से हटा दिया जाए, वायुमंडल से, तो क्या होगा? तो भाई साहब पृथ्वी गर्म नहीं रहेगी। क्या होगा? पूरी पृथ्वी 15 डिग्री सेल्सियस नहीं, कम होता चला जाएगा टेम्परेचर, और कितना पहुंच जाएगा? -19 डिग्री सेल्सियस। सोचो राजस्थान में जब 14-15 डिग्री टेम्परेचर होता है सर्दियों के अंदर, तो हम लोग 7-8 दिन के लिए नहाना बंद कर देते हैं। हमारी कार्रवाई 7-8 दिन से होती है, जल का बहुत सदुपयोग करते हैं। ठीक है? यस। जहां पर टेम्परेचर बहुत 1 डिग्री होता है, जहां पर -1, -2 होता है, आपके ऊपर फ्रीजर का जो तापमान होता है दोस्तों, वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें जब बर्फ जमी हुई होती है। समझा मेरी बात? ये तो बहुत कम से कम बताया मैंने आपको। ठीक है? और कईयों के तो 7-8 डिग्री टेम्परेचर जो अभी वर्तमान में हमारा चल रहा है वही रहता है वहां पर। ठीक है ना? यस। या फिर बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर तक। सोचो 1 डिग्री पर पूरी बर्फ जमी हुई है, सोचो -19 पर क्या होगा? -19 डिग्री सेल्सियस, सब जगह पर बर्फ ही बर्फ रहेगी। राजस्थान में कहीं भी पंखे नहीं रहेंगे, कहीं पर भी ये जो ऐसा हवा कर रहे थे ये नहीं होगा। समझिए मेरी बात? कहीं पर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कितना डिग्री है? सब जगह बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। ओके? पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, तो गर्म रहना भी जरूरी है। और अब क्या हो रहा है? कम होने पर, ग्रीन हाउस गैस से हटने पर ऐसा हो रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस ज्यादा होने पर पृथ्वी को क्या करती जा रही है? गर्म करती जा रही है और ज्यादा। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं?
ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। क्या कारण है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कारण है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है, देखिए आपको पता है एक पौधा श्वसन क्रिया करता है, तब क्या करता है बताओ, अरे भाई ऑक्सीजन छोड़ता है और लेता क्या है, CO2। इतना तो पता ही है। ये सिर्फ बातें जितनी भी मैं कर रहा हूं सब कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के बीच की बातें हैं, और यही एग्जाम में आता है। कक्षा 6 से 10 तक की किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि ये सारी क्रिया करता है। और मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता क्या है, CO2। मनुष्य से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है किनसे, पेड़ पौधों से। क्योंकि भाई साहब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो कारखाने, हम जो चल रही गाड़ियां, इन सब से इन सब चीज गैसों को निकाल रहे हैं। हम एसी चलाने के लिए उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, CFC। हम फ्रिज चलाने के लिए डाल रहे हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज्यादा हानिकारक गैस भी मानी जाती है, क्योंकि हमारी एक वायुमंडल का एक सुरक्षा कवच है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, एक CFC का अणु, मात्र एक अणु, और आगे खड़े कर दो 1 लाख अणु ओजोन के। एक CFC का अणु 1 लाख अणुओं को खत्म कर सकता है, किसके, ओजोन के। इसलिए दोस्तों ओजोन गैस के अंदर क्या हो गया, छिद्र हो गया, जिसका पता गार्डनर व फोरमैन ने लगाया था 1985 के अंदर, राइट। ये गैसें हरित गैसों का वो बनाने के लिए एक सीक्वेंस की ज्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा क्या लगाने चाहिए, इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, क्योंकि पेड़ पौधे किसको ग्रहण करेंगे, राइट, और किसके लेवल को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन, ताकि पृथ्वी का तापमान औसत बना रहे। औसत मतलब 15 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा दिक्कत ना हो। बोला साहब बढ़ने दो, अब बढ़ेंगे तो भाई साहब क्या पिघलेंगे, हिमनद, और हिमनद पिघल जाएंगे तो क्या खत्म, क्या खत्म। और नदियां हमेशा खारे पानी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका होती हैं, ताजा पानी का। जो क्या बनाएंगी, बांध, बांध से जल, हम बनाएंगे बांध, बांध के पीछे जलाशय, जिसका प्रयोग पीने के लिए करेंगे, पानी पीने के लिए। तब पानी जब नदियों में नहीं होगा, जब हिमनदी नहीं होंगे तो नदियां कहां से होंगी, और जब हिमनदी नहीं होगी तो पूरे सोर्स ही खत्म हो जाएंगे। पूरी जो बर्फ है जितनी भी पिघल के सारा पानी किस में चला जाएगा, समुद्र के अंदर, राइट। और हरित गैसें जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी तो जलवाष्प की मात्रा, एक पूरा सर्किल बनता है, ये है समुद्र, सी, ये हमारा इलाका जिस पर मनुष्य रह रहा है, जिस पर पेड़ पौधे हैं, जिस पर मनुष्य रह रहा है, स्थल भाग, ये समुद्र। और ये ऊपर के जो इलाके हैं यहां पर ग्लेशियर है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वाष्पीकरण होता है, यानी कि समुद्र जो है वो क्या होते हैं, उसका पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है। और हमेशा समुद्र खारा होता है, लेकिन कभी भी नमक ऊपर उड़ता नहीं है, सिर्फ पानी उड़ता है। और ये जलवाष्प के रूप में उड़ता है और वाटर वेपोर बनाता है, और वाटर वेपोर बना करके किसका निर्माण करता है, बादलों का, नमी का निर्माण करता है। यहां पर जलवाष्प का निर्माण करता है, बादलों का निर्माण होता है, और यहां पर क्या होती है, बारिश। बारिश होने से बारिश वापस नदी के रूप में, किसके रूप में, और अपना पानी किसके अंदर डालता है, समुद्र। सोचेगा आप, ये पूरा एक सर्किल चल रहा है। अगर ये ग्लेशियरों का निर्माण हो रहा है, अगर ये सब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये पूरा सर्किल क्या होगा, प्रभावित। ये जो यहां पर जो मनुष्यों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की, वनस्पतियों की जो यहां पर तादाद है, जब ये मीठे पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जलवाष्प नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, जलवाष्प क्योंकि हरित गैसों के अंदर है, वो नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेंगे, बादल, बादल नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगी, वर्षा, वर्षा नहीं होगी तो क्या नहीं होंगे, नदी, नदी नहीं होंगे तो पूरा एक संस्कृति, जो पूरे एक मनुष्य की वो पैदावार सब क्या हो जाएगी, खत्म, समाप्त हो जाएगी। इसलिए पेड़ पौधे ज्यादा लगाने के लिए बात की जाती है। तो इस ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर, हमारे वाले क्षेत्र के अंदर जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है वो सब क्या है, हिमनद। और हिमनद जो है किससे ढके होते हैं, बर्फ के ढके हुए। इनके ढाल तल से किनका निर्माण होता है, नदियों का। और नदियां हमेशा कौन से जल,
ताजा पानी, मीठे पानी के क्या होती हैं? स्रोत होती है। बोलो बात समझ गए क्या? तो हमारे लिए ट्रांस हिमालय, क्या हिमनदों का होना भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से हिमनद बताए थे मैंने आपको? बाल्टोरा, हिस्पारा, बताया था क्या आपको? नुब्रा, इनका नाम लिया था। सियाचिन, बटूरा, नोट भटूरा, लिखेगा हिमनद। हिमनद अलग से पॉइंट है कि हिमनद, बर्फ से ढके हुए पर्वत व चोटियां, बर्फ से ढके हुए पर्वत व चोटियां, हिमनदों के ढाल तल से, हिमनदों के ढाल तल से नदियों का जन्म होता है। नदियों का जन्म होता है। नदियां ताजे पानी का, नदियां ताजे पानी का स्रोत होती हैं। नदियां ताजे पानी का स्रोत होती हैं। क्लियर? यस। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग यानी गर्म होना, वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में बोलते हैं, यह भी लिखना, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन से हिमनद, हिमनदों का अस्तित्व खतरे में है। हिमनदों का अस्तित्व किसमें है? खतरे में। लिख लिया? यस। और लास्ट लिखना, वैश्विक तापन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें। वैश्विक तापन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नेक्स्ट, लद्दाख श्रेणी। नेक्स्ट लिखेगा लद्दाख श्रेणी। नहीं लिखवाया था ना, ये समझा दिया था, लिखवाया नहीं था। यह ट्रांस हिमालय की दूसरी, यह ट्रांस हिमालय की दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है। कल डायग्राम बनाया था जिसमें देखा था कि लद्दाख कहां तक जा रही थी? तिब्बत तक। और जहां पर नाम दिया था कैलाश, क्या दिया था? कैलाश। लिखेगा तिब्बत में इस श्रेणी को, तिब्बत में इस श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। भाई कैलाश चोटी है, इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि कैलाश चोटी बहुत ज़्यादा बर्फ से ढके हुआ इलाका है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर ये भगवान शंकर का स्थान है, जो कि ध्यान लगा के यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए भगवान तक कोई पहुँच नहीं पाता। पहुँच तभी पाएंगे तब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। क्लियर? यस। बहुत ज़्यादा एक खड़े ढाल वाली चोटी है
और जिसकी ऊंचाई हम यहीं तक ही पहुंच पाए, बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना, इसलिए कहीं भी इसके जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। यस, तो कैलाश पर्वत बल बताया गया, भगवान शंकर बैठे। और तो और अभी शंकर जी को लेकर के एक दिन आता है ना, अरे क्या आता है, महाशिवरात्रि। कई लोग बताते हैं, बोले साहब महाशिवरात्रि को कई लोग भांग का नशा करते हैं, कई लोग वैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ नशा करते हैं, क्लियर, यस, करते हैं, करती हैं। तो उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों करते हो, तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये भगवान शंकर करते थे, और भगवान शंकर का एक एक्चुअल में ये चीज क्या है, प्रसाद, इसलिए हम करते हैं, हम उनके भक्त, अनन्य भक्त, इसलिए हम करते, ठीक है सर। बोल भगवान शंकर पीते थे, भगवान शंकर ने तो जहर भी पिया था। प्लीज लेट्स ट्राई, एक बार उपयोग करके देख, एक बार बस जरा सा ट्राई करें आप, सिर्फ एक बार, दोबारा उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें इतना मजा आएगा। कभी भी भगवान ने इन सब चीजों का प्रयोग कभी नहीं किया। जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था, तब उस समय जब जहर आया देवताओं और दानवों के सामने, दानव बोले कि साहब अब देवताओं का नंबर था पीने की, क्योंकि एक बार चीज आई थी तो वो दानवों के पास, एक बार चीज आ रही तो किसके पास, राक्षसों के पास, दानवों के पास, राक्षसों के पास, और एक बार देवताओं के पास। फिर जब देवता ले लिए तो फिर राक्षसों के पास, फिर राक्षस एक बार ले लिए तो फिर किसके पास, अब नंबर आया जहर का, साहब जहर का प्याला। बोला अब ये कौन पिएगा, बोला दानव, इसका देवताओं का नंबर है, पियो साहब। अब इधर सब मुंह छुपाते, इधर उधर खोपचे में भगे, बोले सब कौन पिए, जो पिएगा वो सलट जाएगा। भगवान शंकर बोले ला अपन को दे, अपन लेते हैं सल्टा। तो भगवान शंकर ने इसको पिया, मतलब बुरी चीज का धारण किया, पेट में नहीं गया, सिर्फ कंठ तक ही अटका हुआ रहा, क्योंकि अंदर जा ही नहीं पा रहा था। वो तो भगवान थे, क्लियर, वो तो शाश्वत है, नश्वर है, तो इसलिए वो वहीं पर, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि नीला पड़ गया। तो इसलिए कभी भी इतनी गलत चीजों का इनका सब प्रयोग किसी ने, जो भी ये भगवान का नाम लेकर के इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता, सब बेवकूफी वाली बात है। ये जो पर्वत है इसका नाम क्या है, कैलाश, और इस कैलाश को ही, इस लद्दाख श्रेणी को ही आगे जाकर के तिब्बत में क्या कहा जाता है, कैलाश। बोल बात समझ गए क्या, यस। तो आप ये मत कहना कि सब कैलाश ऊंची चोटी है तो इसकी लंबाई लिखाओ, नहीं आएगी, कभी है ही नहीं, कहीं पर लिखी हुई नहीं है। जब वो नाप लाएंगे तो मैं भी लिखवा दूंगा, और मैं अकेला जा नहीं सकता, मैं जाऊंगा तो पता चले रास्ते में सलट गया, और मैं सलट गया तो मैं फिर ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा, इसे लिखेंगे। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, इस श्रेणी की, लद्दाख की लिखा रहा हूं, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या नाम है, वाह, एक ही दिन में भूल, राकापोशी। अब कई बोलेंगे साहब ये नाम ऐसे ऐसे कौन रख के आया इनके नाम, तो वहां लोकल एरिया के हिसाब से नाम है। अब जैसे तुम्हारा जो नाम है तुम्हारे एरिया का चोमू, अब बोले चोमू नाम किसने रखा, तो चोमू ने रखा। वो भी हंसते होंगे चोमू के नाम पर, नहीं समझा, अरे चोमू है क्या, जबकि उनको पता नहीं कि चोमू जैसे इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में कहीं नहीं। बतावा कभी आप चोमू के सब एरिया से, कई लोग चोमू के होंगे, देखना वो बड़े गौर होकर सुन रहे, बोला हमारे चोमू की बात हुई है या हमारे आसपास के क्षेत्र की बात हुई। जब बेर का मौसम होता है तो जब बस कोई आती है तो बेर बेर करके वो बेचते हैं, और वो जो पन्नी का कलर होता है वो हरे कलर का होता है, ताकि गले सले बेर भी साथ में चले जाए, अगले को दिखे नहीं कि गंदे कैसे। जामुन का जमाना होता है जब क्या कर लेते हैं, ब्लैक कलर के ले लेते। मूंगफली का टाइम होता है जब पीली सी कलर की पन्नी ले लेते हैं, क्योंकि मूंगफली पीले इस कलर की होती है, मटमेले कलर की होती। सबसे ज्यादा यहाँ पर आंवला, बील, टमाटर, इन सब की पैदावार होती, खेती होती चोमू के अंदर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उभरता हुआ नाम। लिखिएगा, सबसे ऊंची चोटी राकापोशी, ब्रैकेट में करना 7788 मीटर। नेक्स्ट लिखना, लद्दाख तथा काराकोरम श्रेणी के बीच, लद्दाख तथा काराकोरम श्रेणी के बीच, ऊपर काराकोरम था, नीचे लद्दाख, यहां पर ऐसा बनाया था एक सिस्टम। बताओ, यस, लद्दाख का पढ़ा, जो घर जाके पढ़ा होगा वो तपाक से जवाब दे रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा मुंह देख रहा होगा, तू ही बता दे। लद्दाख का पठार स्थित है, काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य
लद्दाख का पठार स्थित है। ठीक है, और ये जो लद्दाख का पठार है ये साहब 4800 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? यस, यह है भारत का सबसे ऊंचा, ब्रैकेट में करना 4800 मीटर, यह है भारत का सबसे ऊंचा, ब्रैकेट में करना 4800 मीटर, ब्रैकेट बंद, कईयों का ब्रैकेट खुला ही रहता है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, 4800 मीटर में। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है। इस पठारी क्षेत्र में ठंडी मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पठारी क्षेत्र में ठंडी मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। लद्दाख श्रेणी में खारडुंगला, लिखवा चुका हूं कल, खारडुंगला, मुंह मत पाड़ो, खारडुंगला दर्रा स्थित है। कल जब डायग्राम बनवा दिया तो आज मैं लिखवा रहा हूं, जो कल मेरे पास समय नहीं मिल पाया था, समझाने में ज्यादा समय बीतता था। ठीक है ना? यस। अब आपको पता है कि मैंने यहां से, जब आपके डायग्राम में भी देखना, एक नदी गुजरी थी। वेरी गुड। पूछे सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों के मध्य से गुजरती है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से। ऑप्शन में आएगा कि बोले साहब काराकोरम या फिर लद्दाख के बीच से, काराकोरम या जास्कर के बीच से, लद्दाख या जास्कर के बीच से, नोटा, कोन्यापतो, इनमें से कोई नहीं। नहीं समझा मेरी बात? यस, कोन्यापतो जो बोलते हैं उनके लिए नोटा शब्द दिया होता है कि इनमें से कोई नहीं, जबकि यहाँ ऑप्शन क्या होगा? लद्दाख व जास्कर के मध्य। ओके। ऊपर की तरफ एक नदी थी नुब्रा नदी। कौन सी नदी? एक नदी है श्योक। कौन सी नदी? श्योक। नुब्रा और श्योक, ये दोनों नदियां खारडुंगला के यहां से मिलती हैं और मिलने के बाद में किस में गिरती हैं? कल ये डायग्राम भी बनाया, मतलब मैंने समझाया था, बोर्ड पर दिखाया था, लेकिन आपने बनाया नहीं था क्योंकि जो अपने डायग्राम में ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाता। यह दर्रा खारडुंगला दर्रा स्थित है। यह दर्रा नुब्रा व श्योक आदर्श है, योग श्योक, नदी घाटियों को सिंधु नदी से जोड़ता। सिंधु नदी से जोड़ता है। ध्यान देना, दो बातें। एक शब्द मैंने लिखा है श्योक। ये एक नदी का नाम है। किसका नाम है? जो कि सिंधु की सहायक नदियों में हम पढ़ेंगे। एक होता है शोक, जैसे कई लोगों को क्लास में पढ़ने का कम, आपस में बात करने का शौक होता है। नहीं समझा मेरी बात? यस, उनको टीचर देख भी लेता है, फिर भी बेशर्मों की तरह थोड़ी देर तो चुप, फिर भी बात करने लग जाएंगे। जब तक उनकी एक महीन और मीठी बेइज्जती ना कर दें तब तक उनको समझ में नहीं आती कोई बात। बेइज्जती करने के बाद में फिर वो चीज करते रहे तो मतलब समझ लेना कि वो बिल्कुल बेइज्जती उन्हीं की होती है जिनको महसूस ही नहीं होती, समझना है नहीं उनकी। शोक। फिर एक होगा शोक, ये भी नदी शब्द में प्रयोग करेंगे।
किस, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक। शोक आपने अखबार में देखा होगा, शोक संदेश लिखा होता उसके अंदर कि फलाने इस दिन तारीख को मर गया, फलाने तारीख को तीये की बैठक है, फलानी जगह पर इतने तारीख को आयोजित की जाएगी, शोक संदेश। नीचे लिखा होता शोकाकुल, पूरा कुल, पूरा परिवार शोक में दुखी है, तो वो शोक। शोक नदी, शोक खुद के शोक, शोक किसी नदी का मरने के बाद। नदी क्या करती है, बाढ़ लाती है, और जहां पर लोग मर जाएंगे, कोसी नदी बाढ़ लाएगी, लोग मर जाएंगे, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहेंगे, शोक नहीं। ये सब नहीं, एक गाड़ी में प्रयोग किया जाता वो भी नहीं है, ठीक है ना, शोक अपना। ये शोक नदी, ये शोक। तो अब नदियों में एक शब्द का प्रयोग और होता है कई जगह पर, शोक, तो वो याद रखेंगे हम लोग। बोल बात समझ गए क्या? यस। और यहां पर जो हमने पढ़ी वो नदी कौन सी है? शोक नदी। तो शोक और नुब्रा सिंधु में मिलती है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक दर्रा जिसका नाम कौन सा है? खारडुंगला। कोई दिक्कत किसी को? और इन्हीं के बीच में एक पठार जिसका नाम है लद्दाख का पठार। और आपको पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा पठार, तो आंसर क्या होगा? लद्दाख का पठार। इसका मीटर में पूछ ले तो 4800 मीटर। अरे समझे नहीं समझे? देखिएगा हर चीज कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई लाइन लिखाई और बस चला गया ऐसे कैसे, हर चीज को पहले जोड़ा उस। आज हमारा थोड़ा सा समय इस हिमनद में और उसकी गहराई में जाने पर गुजर गया, क्योंकि गहराई में जाना हमें जरूरी है, क्योंकि गहराई में ही मोती मिलते हैं। समुद्र की गहराई में ध्यान रखना, अगर मोती पाना है, सरकारी नौकरी को पाना है, उस मोती को पाना है, तो गहराई तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद।